हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज जो है इस सेशन में हम एचपीटीजीटी कमीशन एग्जाम के जो नॉन मेडिकल में 2022 में केमिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चंस आए थे, आज हम उन्हें जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। सारे ऑप्शंस देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अगर वहां से कोई और क्वेश्चन अराइज हो सकता है तो वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बता दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले हमारे सिविल स्टेप हिमाचल में जो है वो एचपीटीजीटी कमीशन के लिए जो वो कोर्स लॉन्च हो चुका है। 20 मार्च से जो है ये कोर्स स्टार्ट हो गया था। अगर आप भी इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, एनरोल होना चाहते हो, तो आप जल्दी से जल्दी जो है वो हमारे ऑफिस वाले नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो और इसमें एनरोल हो सकते हो। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि फिर से एचपीटीजीटी कमीशन की जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाली है। सो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर स्टार्ट योर प्रेपरेशन। ठीक है जी, तो चलो अब सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन टू दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज। तो उन्होंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रोटॉन और जो अल्फा पार्टिकल है उसके बीच का जो रेशियो है वो कितना होता है। 1:1, 2:1, 1:3 या फिर 4:1। तो अगर आपको इसका पता है कि प्रोटॉन क्या होता है, आपके पास प्रोटॉन किसको कहा जाता है, H पॉजिटिव आयंस को जो है वो प्रोटॉन कहा जाता है। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम के पार्टिकल को क्या कहा जाता है, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो कहा जाता है। तो H के ऊपर क्या होता है, एक सिंपल पॉजिटिव चार्ज होता है। हीलियम के ऊपर क्या होता है, जिसका 2 एटॉमिक नंबर है, 2 हीलियम 4 होता है, जिसमें मास नंबर आपका कितना आ जाता है, 2 पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपके पास, आंसर बी, दैट इज 2:1 इज द राइट आंसर। इसका अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो जैसे ये देखिए, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन के चार्ज की बात करूं तो इसका चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर 1, और मास कितना है उतना उसका 1, क्योंकि हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1, तो उसका कितना आ जाएगा चार्ज बाय मास रेशियो, दैट इज 1। और अगर मैं ऐसे ही अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम के ऊपर। ठीक है, और उसके मास की बात करूं तो वो कितना होता है, 4। तो जब आपने इसको डिवाइड किया आपके पास कितना आ गया, 0.5 आ गया। और जब उन्होंने रेशियो निकालने के लिए बोला था तो वो आपकी आ गई 1:0.5। और जब आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपके पास वो कितना आ जाएगा, 2:1 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है, अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इस साइड भी क्योंकि हमें सेम करना है यहाँ पे आ जाएगा इसका 1। तो दिस इज योर राइट आंसर। वहां पे गड़बड़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के चार्ज की रेशियो निकाल देते हैं। बट पहले उसका स्पेसिफिक चार्ज निकालो दोनों का, देन दोनों की रेशियो निकालो, उसे इक्विलिब्रियम में लेके आओ, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच के जो स्पेसिफिक चार्ज मास रेशियो है उसका आंसर होगा आपके पास 2:1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज अनस्टेबल। इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो सबसे ज्यादा अस्थिर पोजीशन में पाया जाता है, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। सो एज यू ऑल नो दैट कि जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां से क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली डिसइंटीग्रेशन होती है न्यूक्लियस की, और वहां से जो है वो आपको 3 टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर मैं अल्फा की बात करूं तो ये क्या है, आपका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे आप हीलियम 2 पॉजिटिव कहते हो। बीटा का मतलब क्या है, वहां से एमिशन हो रही है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन्स की। और गामा का मतलब क्या है कि वहां से किस चीज की एमिशन हो रही है, न्यूट्रॉन्स जो है वहां से एमिट हो रहे हैं। ठीक है, सो एज यू ऑल नो दैट कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होता है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यूट्रॉन्स। क्योंकि न्यूट्रॉन अगर रिएक्शन है और अगर एक बार न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स गामा रेज के बेसिस पर ही जो है वो एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। तो आपने देखा है कि जब भी कोई बॉम्ब फेंका जाता है तो उसकी जो रिएक्शन है वो काफी लंबे टाइम तक जो है वो देखने को मिलती है। इसलिए जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि उनकी पेंट्रिएशन पावर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है जो पेपर में क्वेश्चन
देखने को भी मिला है कि अल्फा बीटा गामा में से पेंट्रिएशन पावर का मतलब क्या है, किसी भी मेटल को विक्षेपित करने की जो आपकी क्षमता है वो किसके पास सबसे ज्यादा होती है, तो वो गामा रेज के पास होती है, क्योंकि गामा रेज जो है वो हमारी बॉडी में भी होल क्रिएट करने की क्षमता रखती है। सो सबसे ज्यादा अनस्टेबल आपका कौन सा है, न्यूट्रॉन इज द मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of oxygen gas at STP is equal to स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कह रहा है। अब देखो हमें सीधी सी बात पता है कि जब भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखने होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो इज इक्वल्स टू होंगे एवोगैड्रो नंबर के, और आपके पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, एक उसमें इतने पार्टिकल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्राम्स में होंगे, ये क्या होगा, सो वी ऑल नो दैट कि एवोगैड्रो नंबर में क्या होता है, अंडर इक्वल नॉर्मल वॉल्यूम एंड अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो कितना कंटेन करेगा 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो इक्वल्स टू होता है एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all gases contain equal number of molecules that is equals to the Avogadro's number that is 6.022 into 10⁻23 molecules। so यहाँ पे अगर आपको किसी और भी एलिमेंट का गैस का कोई और भी गैस दी हुई है और उसमें पूछा हुआ है कि उसमें 1 मोल किसके इक्वल होगा, तो वो हमेशा इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has maximum number of unpaired electrons? ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पेपर में देखा गया है, एट डी और एफ ब्लॉक से ये क्वेश्चन बिलोंग करता है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, अब उन्होंने हमसे पूछा हुआ था मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और अगर मैं 2 पॉजिटिव को यहाँ से निकाल देती हूँ तो मेरे पास लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2p6 जो है वो देखने को मिलेगा, जो कंप्लीटली क्या है, फुली फिल्ड है। दैट मीन्स कि मैग्नीशियम के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या है, कंप्लीटली फुली फिल्ड है। ठीक, अगर मैं आगे बात करूं टाइटेनियम की तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 होता है, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 3d2 4s2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है आपका आर्गन का 18, 19, 20, 21 एंड 22। अब उन्होंने बोला टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो ये बच गया आपके पास 3d1। आगे मैं अगर बात करूं वेनेडियम की तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d3 4s2। तो उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए कहा है, तो 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, तो इसके पास बच गया 3d2। ठीक है जी, और आयरन की बात करूं एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आर्गन 3d6 4s2। 2 निकालने के लिए बोला है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे कितने थे, 1 थे, यहाँ पे कितने थे, 2 थे। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज Fe2 पॉजिटिव हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, सामने आपके ये सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट, the electronegativity of carbon, nitrogen, silicon and phosphorus are in the order of periodic table से ये क्वेश्चन लिया गया है, और एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अट्रैक्टिंग पावर होती है न्यूक्लियस की टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड वी ऑल नो दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है। अगर आप जाओगे अलोंग द पीरियड, दैट मीन्स कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है,
और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है आपका, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोज। आप फोन से जो है इस चीज को याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, तो कार्बन जो है वो ग्रुप 14 से है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 से है, ठीक है। तो ये आएगा कैसे, अगर मैं एक बात करूं तो ये ऐसे है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, फास्फोरस। तो इसका उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड बताओ। सो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। सो एज वी नो दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस साइड को इंक्रीज करेगी, तो नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका क्या आएगा यहाँ पे, सिलिकॉन जो है वो सबसे कम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो सबसे पहले सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन कार्बन एंड देन नाइट्रोजन, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो कार्बन है, हैविंग द 2.4 वैल्यू ऑन द पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात कि क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, अलोंग द पीरियड क्या करती है, इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे आप अलोंग द पीरियड जाओगे नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होते जाएंगे, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलेगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following substance has dipole moment greater than 0? ठीक है, 0 से ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डी बाई जो है वो इसके यूनिट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो जैसे नाइट्रोजन है तो वहां पे तो ऑलमोस्ट वो 0 ही होगा, क्योंकि वहां पे हम डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पे वो ऐसा कोवलेंट बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो शेयर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मीथेन की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर वो बना रहा है कंपाउंड, तो वहां पे भी वो ग्रेटर देन 0 नहीं होता है। और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का जो है वो एक बेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है विद द लोन पेयर, तो इसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ग्रेटर देन 0 आता है। दैट इज वाई यहाँ पे जो आपका पर्टिकुलर आंसर है वो क्या है, वाटर, कि वाटर का डाइपोल मोमेंट जो है वो हमेशा 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेंड शेप है, वहां पे लोन पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पे जो है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसे जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which set of condition represent the easiest way to cool a gas? वो पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा तरीका है जिसमें आप आसानी से जो है वो किसी भी गैस को ठंडा कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, या हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो आइडियल गैस इक्वेशन सभी ने पढ़ी होगी, ठीक है, आइडियल गैस भी पढ़ी है, रियल गैस भी पढ़ी है। वहां पे हम जब ये कंडीशन जो है वो एक एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है, वहां से जो है ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज टेम्परेचर लो हो और प्रेशर ज्यादा हो तो किसी भी गैस को क्या किया जा सकता है, इजीएस्ट वे से कूल किया जा सकता है। सो ये चीज आपको वैसे भी थ्योरेटिकल वे से क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लर्न रखना है कि किसी भी चीज को, किसी भी गैस को ठंडा करने के लिए आप किस कंडीशन का यूज करोगे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर का जो है वो यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, heat exchanged in a chemical reaction at constant temperature and pressure is called। थर्मोडायनेमिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। अब वो कौन सा लॉ है वो आप देखो, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी डेफिनेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि जब हीट एक्सचेंज होगी किसी भी रिएक्शन में और उस टाइम आपका टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो आप उसे क्या कहोगे, क्या आप उसे फ्री एनर्जी कहोगे। फ्री एनर्जी क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस देखोगे। एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा एस, और एंट्रोपी होता क्या है, डिसऑर्डरनेस इन द पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो एंट्रोपी तो वैसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। अब ये तीन चीजें बचती है जिसमें से फ्री एनर्जी भी जो है वो नहीं देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो दो चीजें हैं, एंथैल्पी है या फिर इंटरनल एनर्जी है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एंथैल्पी। तो आगे देखते हैं ये होता क्या है,
at constant pressure the heat of the reaction equals to the enthalpy change that is delta H। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। सो उसके बेसिस पे, उसके डेफिनेशन के बेसिस पे जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो क्या कहता है, एंथैल्पी इज यूज्ड टू मेजर द एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को मेजर करना। द टोटल हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज इक्वल्स टू द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड द प्रेशर विच इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ द एंथैल्पी। क्योंकि एंथैल्पी के बारे में ही हमें किसने बताया था, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के द्वारा जो है हमें उसका पता चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the concentration of hydrogen in a sample of soft drink is 3.8 into 10 raised to power minus 3 molar। the pH of the solution is। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। pH का पूछा हुआ, pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, जिसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपको दी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका आंसर है, दैट इज 2.42। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइडेड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी आपको, 3.8 into 10 raised to power minus 3 मोलर दी हुई है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। पीएच कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। जब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्ट जब लॉग टेबल देखोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.42 जो है वो डायरेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। So we can say that the pH of the sample of the soft drinks कितनी होती है, pH आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, एसिडिक इन नेचर है। कौन सा एसिड पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ये भी क्वेश्चन आता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है वो कार्बोनिक एसिड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स जो सील की जाती हैं वो किस बेसिस पे, किस लॉ के ऊपर सील की जाती हैं, हेनरीज लॉ के ऊपर। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। आपने सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स पे बाहर देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड हैविंग द फॉर्मूला H2CO3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है जिसमें सिल्वर को जो है वो रिएक्ट करवाया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से, और आगे आपका जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, सिल्वर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, क्या वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, जो गुप्त दान करता है, मतलब वो खुद जब आएगा तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन या तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, लेकिन वो खुद कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खुद को जो है वो कोई भी हार्म नहीं होने देगा। या फिर वो एक नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्या वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और या फिर वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, या फिर वो एक एसिड एज वेल एज ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। सो एज वी नो दैट कि हमने ये चीज पढ़ी हुई है H2SO4 में कि H2SO4 जो है वो बहुत अच्छा क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो ये H2SO4 है, तो जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया और खुद जो है वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो गया। तो H2SO4 आपका क्या है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound is used for the water softening। as you all know that कि जब वाटर हार्ड होता है तो उसके दो वेज होते हैं उसको सॉफ्टनिंग करने के लिए, एक होता है टेम्पररी मेथड, एक होता है परमानेंट। टेम्पररी में हम क्या करते हैं, सिंपल बॉइलिंग करते हैं, बट अगर आपका पानी में बहुत ज्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट हैं तो वो सिंपली बॉइलिंग से जो है वो प्योरीफाई नहीं होते हैं, उसके लिए हमें पर्टिकुलर कुछ केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, देखो कैल्शियम तो वैसे ही यूज नहीं होगा तो ये क्वेश्चन तो पहले ही चला जाएगा। फॉस्फेट भी यूज जो है वो, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके यूज नहीं होंगे, तो आपके पास ऑप्शन बचते थे ए, बी और सी में से कोई एक। तो इसका आंसर क्या है, आपके पास Na6P6O18 जो है वो इसका आंसर है। तो आगे इसकी डेफिनेशन देख लो कि वाटर सॉफ्टनिंग इज डन विद सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम कितने है, हेक्सा है, मेटा फॉस्फेट जो है इससे प्योरीफाई किया जाता है, जिसे आप कैल्विन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये कोई भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको उसका नॉर्मल नेम पता है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
ठीक है। तो कैल्गन जिसका फॉर्मूला क्या होता है Na6P6O18, इसका काम क्या है, ये वाटर को सॉफ्ट करने के काम आता है। कैल्गन जो है इंटरेक्ट करता है विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट से जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में टू प्रोड्यूस द इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स एनाइंस दैट डू नॉट प्रेसिपिटेट इन द सोप सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो क्या याद रखना है कि जो आपका हार्ड वाटर होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम और किसके, मैग्नीशियम के जो है वो उसमें सॉल्ट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमने उसे प्योरीफाई करना है तो हम किसका यूज करेंगे, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसे आप कैल्विन के नाम से जानते हैं, हम उसका वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आगे प्रेसिपिटेशन जो है वो सोप सॉल्यूशन में नहीं होने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ सोडा एश इज, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक फॉर्मूला पूछा गया है क्योंकि टीजीटी के पेपर में क्या होता है, एक एलॉयज पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और से क्वेश्चन पूछा जाता है, सम कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है, आईयूपीएससी से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, एक नेमिंग रिएक्शन पक्का आएगी, एक मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलेंगे। तो कुछ चीजें क्या है वो तो फिक्स है, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है जी। तो सोडा ऐश का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इज नॉन एज द सोडा ऐश, और Na2CO3 10H2 आपके पास क्या होता है, वॉशिंग पाउडर के नाम से आप इसे जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट विद 10 molecules of water is known as the washing powder and simple Na2CO3 is known as the soda ash। ठीक है जी, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, Na2CO3, तो देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट, Which is the anhydride of nitrous acid। अब nitrous acid क्या होता है आपके पास, HNO2, और nitric acid क्या होता था, HNO3। उन्होंने मुझसे क्या पूछा हुआ है कि इसका आपने एनहाइड्राइड निकालना है। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर देना है, माइनस करना है। कोई भी ऐसे कंपाउंड दिया उसका एनहाइड्राइड पूछा है, सिंपल क्या करना है, उसमें से H2O को माइनस करना है। अगर मुझे यहां से H2O को माइनस करना है तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा H2N2O4। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं वाटर को माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, H2 से H2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन से यहाँ से एक ऑक्सीजन चली जाएगी, यहाँ पे रह जाएंगे 3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, N2O3। सो इसका राइट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन सी, दैट इज N2O3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ द निट्रस एसिड। ऐसे ही अगर मैं निट्रिक एसिड की बात करूं और मुझे इसमें से H2O माइनस करना है तो सबसे पहले तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा H2N2O6। इसमें से अब मैं वाटर को माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, N2O5। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे कार्बोनिक एसिड का जो है वो एनहाइड्राइड निकालना है, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, वाटर को माइनस करना है, तो H2 से H2 कैंसिल, एक ऑक्सीजन से यहाँ से ऑक्सीजन चली गई, यहाँ पे क्या बच गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लो, अगर आपको इतना सा पता है कि आपने एनहाइड्राइड में क्या करना है, सिंपल H2 के मॉलिक्यूल को माइनस करना है, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, इक्वेशन बैलेंस करो, माइनस करो वाटर को, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन था आपका, निट्रस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है, N2O3 जो है वो इसका एनहाइड्राइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिलोंग्स टू द एल्काइन सीरीज। अब हमें पता है एल्काइन का मतलब क्या है, एल्काइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है जो सिंपल एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड उसका होता है CnH2n+2, और जब डबल बॉन्ड आता है तो उसका सिंपल हो जाता है CnH2n। ठीक है जी, उन्होंने पूछा हुआ है एल्काइन में, जहां पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं इससे चलूं तो यहाँ पे कार्बन कितनी है, 16 है, तो चलो मैं पुट करके देखती हूँ, ये आ गया 16, 16 2 से 32 -2, तो ये बन रहा है आपका C16H30। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अगर मैं 9 की बात करूं तो ये बन जाएगा C9, 2 9 से 18 -2, तो ये कितना बन गया, C9H16। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो इस वाले फॉर्मूला में क्या हो रहा था, फिट बैठ रहा था। ठीक है, तो एल्काइन का अगर आपको जनरल फॉर्मूला पता है तो आसानी से आप क्वेश्चन जो है वो निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखो C17H2n-2 था, 14 -2, तो ये कितना आ रहा है C7H12। तो मतलब कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं था।
ठीक है जी, समझ में आ गई इतनी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड फॉर। अब किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है इसमें सबसे ज्यादा है, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, एन ऑक्टेन या 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो देख लो ये सारे क्या, ब्यूटेन है उसमें सिर्फ एक ऑक्टेन है, ब्यूटेन का मतलब है कि उसमें सिर्फ 4 कार्बन है, ऑक्टेन का मतलब है कि उसमें 8 कार्बन है। तो डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे चेन लेंथ में उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर इज नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेजर ऑफ। ये क्या नापता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, पार्टिकल मैटर इन वाटर या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से जितना भी पॉल्यूशन पानी में होता है ये उस चीज को मेजर करता है। BOD की फुल फॉर्म आपके पास क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देख लो, BOD इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। अगर BOD की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 ppm है, दैट मीन्स की वाटर सैंपल टू बी रिच इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है जी, और फॉर फ्रेश वाटर द वैल्यू ऑफ BOD इज लेस देन 5 ppm। जो भी आपका फ्रेश वाटर होगा उसकी BOD वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 5 ppm होगी, while the polluted water value of BOD is 17 ppm और more than 70। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके BOD की वैल्यू लेस देन 5 ppm है तो आपका पानी कैसा है, वो फ्रेश वाटर है। और अगर आपके पॉल्यूट वाटर की जो BOD की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 17 है, दैट मीन्स कि वो क्या है, आपका पॉल्यूटेड वाटर जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। BOD की फुल फॉर्म याद रखनी है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और किस चीज को ये मेजर करता है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन द वाटर। क्लियर। नेक्स्ट, विच इज नॉन एज द डिसलोकेशन इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो डिसलोकेशन इफेक्ट से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर मैं सिंपल बात करूं पहले, तो सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तो ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है, कोई आयन जो है वो मिस होगा। नॉन स्टोशियोमेट्री में तो वैसे ही सिमेट्री नहीं होगी, तो ये चीज तो नहीं हो सकती। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है आपका, जिसमें नंबर्स ऑफ एटाइन्स और केटाइन्स जो मिस होते हैं वो इक्वल नंबर पे होंगे। मतलब कि अगर आपका एक केटाइन मिस है तो आपका एक एनाइन भी क्या होगा, मिस होगा वहां पे। और फ्रैंकल की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आपका क्रिस्टल है और जब यहाँ पे एक आयन जो है वो मिस होगा, मान लो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। तो मान लो जो आपका यहाँ पे ए पॉजिटिव मिस है, उसने क्या किया कि इस क्रिस्टल में कोई खाली जगह जो है वो ऑक्युपाई कर ली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डेंसिटी तो सेम रही क्योंकि वो क्रिस्टल में ही प्रेजेंट है, लेकिन वो अपनी जगह से क्या हो गया है, डिसलोकेट हो गया है। ठीक है, उसने अपनी जगह छोड़ के जो है वो क्रिस्टल में कोई भी खाली जगह को क्या कर लिया हुआ है, ऑक्युपाई कर लिया हुआ है। सो दिस डिसलोकेशन इफेक्ट इज नॉन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। क्योंकि स्कॉटकी में तो क्या होता है कि आपका कोई भी एक आयन क्या होगा, मिस ही हो जाएगा, वो कोई भी क्रिस्टल में जो है वो चीज को ऑक्युपाई नहीं करेगा। जैसे मान लो ये ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, यहां से ये जो है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो जितने आपके केटाइन्स मिस होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, एनाइन्स जो है वो वहां से आपको मिसिंग देखने को मिलेंगे। और फ्रैंकल में क्या होगा कि जो भी आयन डिस्प्लेस होगा वो जाके कोई भी क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी सेम रहेगी, जिसका मतलब है कि आयन अपने प्लेस से क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है। दैट इज व्हाई डिसलोकेशन इफेक्ट इज नॉन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलैरिटी से एक न्यूमेरिकल पक्का देखने को मिलता है। वो क्या कह रहा है कि 2.5 लीटर ऑफ 1 molar sodium hydroxide solution is mixed with 3 liter of 0.5 molar NaOH solution. The molarity of the resulting solution is, देखो अब आपने अपने प्रैक्टिकल्स में मोलैरिटी के प्रैक्टिकल्स तो किए होंगे, ठीक है, जहां पे हम M1V1 = M2V2 का फॉर्मूला लगाते थे और फिर हम अपने सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते थे और फिर हम क्या करते थे, प्रैक्टिकल्स करते थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, आपके पास 0.73 मोलर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उन्होंने बोला था मोल ऑफ 2.5 लीटर कितना होगा उसमें, 2.5 into 1 दैट इज 2.5,
ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2.5 प्लस 1.5 दैट इज 4 मोल्स हो गए। टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो। अगर मैं देखो वही आ गई ना बात, कौन सा फॉर्मूला लगा, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, तो m1 कितना है m1v1 कितना आ जाएगा 4, m2 की वैल्यू हमें निकालनी और v2 हमारे पास कितना है 5.5। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.73 मोलर। सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला था m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, जिसमें आपने 4 जो है वो उसके टोटल मोल्स निकाल लिए, m2 हम लोगों को निकालना था, वॉल्यूम भी हम दोनों हमने उनका ऐड करके निकाल लिया। आपने सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लगाए वहां पे, उसको सॉल्व किया और आपके पास डायरेक्ट आंसर जो है वो वहां पे आ गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0.73 मोलर। नेक्स्ट, the conductivity of 0.01 molar NaCl solution is 0.00147 ohm inverse centimeter inverse. What happens to the conductivity if extra 100 ml is added to the above solution? तो क्या होगा, वो पूछ रहे कि कंडक्टिविटी क्या होगी अगर आप और उसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दोगे। तो NaCl क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब प्रॉपर्ली डिसोशिएट हो जाता है, तो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते जाओगे कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी इंक्रीज करती जाएगी। इसमें ये मत देखो कि ये न्यूमेरिकल है तो आपको इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन घुमा के पूछा है, जिसमें क्या है कि बुक में एक लाइन दी गई है कि जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते जाते हो आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डायरेक्ट इट इंक्रीजेस ऑन द एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, X का मतलब कोई भी हैलोजन एटम आपके साथ लगा होगा। तो किस चीज का, किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, एक्टिवेटेड चारकोल का, आयरन पाउडर का, आयोडीन पाउडर का, या मैग्नीज डाइऑक्साइड का। देखो अब ये क्या होता है, कैटलिस्ट याद करने होते हैं कि हाँ इस रिएक्शन में ये वाला कैटलिस्ट जो है वो यूज होगा। तो इसका आंसर क्या है, आयोडीन पाउडर प्रेजेंस में क्या होगा आपका कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होगा, क्योंकि आयोडीन आपका क्या है यहाँ पे हैलोजन है, और हमें पता है कि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो वहां पे X की जगह आपका क्या आना है, हैलोजन आना है, और हैलोजन आपके पास क्या होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन बिलोंग्स टू द ग्रुप 17, सारे के सारे क्या करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हैलोजेंस। तो सिंपल सी बात है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। X का मतलब क्या है कि कोई हैलोजन है, तो हम देखेंगे कि कैटलिस्ट भी क्या होना चाहिए, कोई हैलोजन कंटेनिंग ही होना चाहिए, दैट इज व्हाई आयोडीन पाउडर कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of converting hydrated alumina to anhydrous alumina is called। वो क्या बोल रहा है कि जब एल्यूमिना जो हाइड्रेटेड था, मतलब पहले उसमें क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, बाद में हमने क्या किया उसमें से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दिया और वो एनहाइड्रस बन गया। तो इस प्रोसेस के लिए आप किस चीज का यूज करोगे, रोस्टिंग का, कैल्सिनेशन का, ड्रेसिंग का, या स्मेल्टिंग का। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज कैल्सिनेशन का यूज जो है, अगर कोई चीज पानी में है, पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ है, तो वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स को हटाने के लिए और चीजों को हाइड्राइड से एनहाइड्रस बनाने के लिए जो वो कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो कैल्सिनेशन क्या है, इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब किसी भी और को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है इन द लिमिटेड क्वांटिटी, तो उसमें क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। और इसमें और की क्या होती है, थर्मल डीकंपोजिशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं रोस्टिंग की बात करूं तो इसमें और को हीट किया जाता है लोअर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। इसमें यही चीज याद रखने वाली कि रोस्टिंग में क्या होता है, एयर और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और स्मेल्टिंग क्या है, extractive metallurgy to produce the metal from its ore. Smelting uses heat and a chemical reducing agent to decompose the ore, driving off other elements or gases or slag and leaving just the metal behind. तो इसका काम भी क्या है, ये भी डिकम्पोजिशन का काम करती है, बट दिस इज द, ये क्या करती है, हीट को प्रोवाइड करती है, तब जाके हीट जब और हीट हो जाती है तो उसके बाद आपका स्लैग निकलता है, फ्लक्स निकलता है, और तब चीजों को क्या किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है जी। तो कैल्सिनेशन क्या है, जहां पे ओर को हीट किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर।
रोस्टिंग क्या है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और स्मेल्टिंग क्या है, वहां पे ओर को हीट किया जाएगा, जिसके बाद जो है बहुत सारी फ्लक्स निकलेगी, स्लैग निकलेगा, तब जाके जो है वो आप एक कंपाउंड को प्योरीफाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the oxidation state of phosphorus in cyclometaphosphoric acid is, easy question, but if you don't know the formula तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए जहां पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 में आता है, तो वहां पे जो है वो कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो उनको क्या है माइंड में रखना है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर डी, दैट इज ऑप्शन 5 +5 जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ये है क्या, कितने H है आपके पास, 1 2 3, तो आपका आ गया H3, कितने फॉस्फोरस है, 1 2 3, P3, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये था आपके पास। ठीक है, अगर इसमें आपकी किसकी पूछी हुई थी, फॉस्फोरस की, तो ये आ जाएगी 3 + 3x - 18 = 0, तो ये आ गया आपके पास 3x - 15 = 0, x = 15/3, 3 1 3 3 5 15, दैट इज इक्वल्स टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है कि आपको साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या होता है, H3P3O9 इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालने आती है तो वो वहां से आराम से निकल जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोन, इसमें से कॉपर के साथ कौन बॉन्ड नहीं बनाता है, कॉपर फ्लोराइड नहीं बनता है, कॉपर क्लोराइड नहीं बनता है, कॉपर ब्रोमाइड नहीं बनता है, या कॉपर आयोडीन नहीं बनता है। सो देखो कॉपर के पास क्या है, ज्यादा एक्सटेंड में वो अपनी शेल को एक्सटेंड नहीं कर सकता है, उसके पास पर्टिकुलर कितनी शेल होती है, डी तक ही जाती है, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कितनी है, आर्गन 3d10 4s1 जो है वो उसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ज्यादा d ऑर्बिटल्स के बाहर वो नहीं जा सकता है, फुली फिल्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि कॉपर कभी भी आयोडीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है जी, नेक्स्ट, A group of atoms can function as ligand only when, अब आपको इतना पता है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें सेंटर में क्या होता है, एक मेटल एटम होता है, और साइड में आपके क्या लगे होते हैं, लिगेंड्स लगे होते हैं। लिगेंड्स का मतलब क्या है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम को उन्हें डोनेट कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन थे कि कोई भी ग्रुप ऑफ एटम है वो लिगेंड्स कब बिहेव करेगा, जब वो एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, या उसके पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उसके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, या नन ऑफ दिस। तो मैंने जैसे पहले ही बोल दिया कि लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर्स डोनेट कर सके, जिससे वो खुद भी स्टेबल हो जाते हैं, और मेटल भी लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सो एक लिगेंड कब फंक्शन करता है, कब हम किसी भी मॉलिक्यूल को एज अ लिगेंड कंसीडर करते हैं, जब उसके पास क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द IUP इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो सिंपल चेन वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, आंसर ए। तो देखो इसमें है क्या आपके पास, अगर आप इस साइड से नेमिंग करते, देखो स्ट्रेट चेन है तो इतना तो हमें पता है कि नेमिंग सीधी जाएगी, बट फर्क इतना था कि नंबरिंग यहां से करेंगे या यहां से करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आप नंबरिंग करते हो तो फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी, देन डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट्स को जो वो प्रायोरिटी दी जाती है। बट यहाँ पे अब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो उसको क्या करना है, लीस्ट से लीस्ट नंबर जो है वो प्रोवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ऐसी चीज जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4th पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप उसे क्या कहोगे, हेप्टेन जो है आप इसे कहोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, 4 इथिनाइल हेप्टेन के नाम से जो है वो इसे जाना जाएगा। मतलब इसे 4th पोजीशन पे रख दो, यहाँ पे 5 6 7 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। मैंने पहले ब्रैकेट नहीं देखी तो मुझे लगा ये साइड के साथ में ही आएगा, बट क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है तो ये क्या है,
एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जा रहा है, ऊपर से इसके पास डबल बॉन्ड है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट इज वाई यहाँ पे इसका नंबरिंग क्या हुई, दूसरी साइड से स्टार्ट हुई 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया 5 6 7 यहाँ पे प्रॉपर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 इथेनाइल हेप्टेन के नाम से जो है वो इसे जाना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट RCl, मतलब कोई भी आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर रहे हो, सोडियम आयोडाइड के साथ कर रहे हो। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो, एसीटोन की प्रेजेंस में कर रहे हो। और क्या बनेगा आपका Ri, मतलब आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। NaCl एक सॉल्ट जो है वो बाहर निकल रहा है। तो देखो अब ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन की मैं बात करूं तो उसमें ड्राई ईथर यूज किया जाता है। फिटिंग रिएक्शन की बात करूं तो उसमें भी ड्राई ईथर यूज होता है, लेकिन उसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो रिएक्टेंट की फॉर्म में देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो ये देखने को मिलेगी। फ्रैंकलाइन रिएक्शन में भी जो है वो चीजें डिफरेंट होती हैं, वहां पे कुछ और कंपाउंड्स जो है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या याद रखो कि वुड्स रिएक्शन में भी जो है वो ड्राई ईथर का ही यूज किया जाता है एज अ रिएजेंट। फिटिंग रिएक्शन में भी ड्राई ईथर का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट में एरोमेटिक कंपाउंड का होना जरूरी है। एरोमेटिक इन द सेंस कि किसी एरीन का होना, बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। और फ्रैंकलाइन जो फिंकलस्टीन है वो वुड्स रिएक्शन की तरह सेम ही है, क्योंकि कंपाउंड्स तो सेम ही यूज हो रहे हैं, बट ये रिएक्शन जो है वो एसीटोन की प्रेजेंस में होती है। सो अगर एसीटोन की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन देखने को मिल रही है तो वो कौन सी रिएक्शन है आपके पास, फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहली बात तो ये कि कार्बीन आपके पास क्या होता है, कार्बीन इज CH2, न्यूट्रल स्पीशीज है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट यहाँ पे कार्बन के पास क्या होंगे, लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। देखो उन्होंने आपसे कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, उन्होंने आपको बोला नहीं हुआ कि फॉर्मेशन करके बताओ कार्बन की, उन्होंने सिंपल नेमिंग रिएक्शंस दी हुई है और पूछा हुआ है कि वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें हम डाइक्लोरोकार्बीन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल आपके पास क्या होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना अटैक करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन ए, दैट इज रेमर-टेमर रिएक्शन में जो है वो हम डाइक्लोरोकार्बीन को एज अ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यूज करते हैं। कॉल्बी रिएक्शन में क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो वो डिफरेंट चीज चलती है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास कोई भी रिंग दी होती है, उसमें सिर्फ हमने उसकी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। और फिटिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होती है, एरोमेटिक कंटेनिंग कंपाउंड्स के साथ जो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है वो शो करती है। तो आपके पास कौन सी रिएक्शन बची, राइमर-टाइमन रिएक्शन, जिसमें डाइक्लोरोकार्बीन को यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when 2-hydroxybenzoic acid is distilled with zinc dust it gives direct question, the direct reaction पूछी गई है, तो इसका आंसर क्या है, बेंजोइक एसिड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड जब आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है कि COH लगा हुआ है, साथ में OH भी प्रेजेंट है, और जब आपने उसे जिंक डस्ट की प्रेजेंस में क्या किया, डिस्टिल्ड कर दिया, उनको मिक्स किया, तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, सिंपल बेंजोइक एसिड आपके पास बन जाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो OH को लेके बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज वाई इसका आंसर आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि किस चीज के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, क्योंकि जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते थे तो हम वहां पे बहुत सारे टेस्ट का यूज करते थे, तो उसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि अगर डाई टेस्ट कर रहे हो तो डाई टेस्ट किन दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। तो देखो डाई टेस्ट ना हमेशा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि डाई से ही हमें याद आ रहा है कि जैसे डाईएजो होता था तो वहां से डाइज बनती थी। तो वो पूछ रहा है कि किसके बीच में डिस्टिंग्विश करेगा, इथाइलअमीन एंड एसिटामाइड, इथाइलअमीन एंड एनिलीन, यूरिया एंड एसिटामाइड, मिथाइलअमीन एंड इथाइल अमाइड। तो इसका राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज इथाइल अमीन एंड एनिलीन के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किस टेस्ट का यूज करते हो, डाई टेस्ट का यूज जो है वो किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन, इसमें से वो कौन सा हार्मोन है जिसके बीच में आयोडीन प्रेजेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन, एडेनिलाइन, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन की बात करूं देन दिस इज द सेक्स हार्मोन, यहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता है। एडेनिलाइन की बात करूं तो ये कहाँ पे है, इसे आप एडर्नल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, वहां से जो है वो एडेनिलाइन हार्मोन जो है वो निकलता है। और एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अबव द कैप्स ऑफ किडनीज, अबव द कैप्स ऑफ किडनीज।
किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसे जो है वो फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका काम क्या होता है, अभी कभी कभी आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते हो ना, तो आपकी जब लास्ट बॉल है और आपकी टीम जीत नहीं रही होती है तो आपको एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ अब क्या होगा। तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी से बहुत ज्यादा हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। जो कौन सा हार्मोन होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन होता है। ऐसे ही कभी क्विक ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको क्विक आंसर करना है, तो उस टाइम हमारी बॉडी से क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, एड्रेनालाइन हार्मोन कहते हो। कौन उसे सिक्रिएट करता है, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, अबव द कैप्स ऑफ द किडनीज। अगर मैं ऐसे ही आगे थायरॉक्सिन की बात करूं, थायरॉक्सिन कौन सिक्रिएट करता है, थायराइड ग्लैंड, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे गले में प्रेजेंट होता है। और जब थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली बिहेव नहीं करता है तो वो अबनॉर्मली लार्ज हो जाता है और गोइटर जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। क्लियर है। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड क्या निकालता है, आपका आयोडीन की फॉर्मेशन करता है, इसलिए बोलते हैं आयोडीन की कमी से जो वो घेंघा रोग भी देखने को मिलता है। सो थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, थ्रॉट में प्रेजेंट है, क्या निकालता है, आयोडीन की सिक्रिएशन जो है वो करता है। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो आपने देखा होगा, इंसुलिन कौन सिक्रिएट करता है, पेनक्रियाज क्रिएट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, नियर द एब्डोमेन। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है पेनक्रियास। तो जब आपकी इंसुलिन सिक्रिएशन कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, इंसुलिन में प्रॉब्लम आ जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो इंसान को क्या होती है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है। आपने बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट को जो है वो इंसुलिन लेते हुए भी देखा होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि इंसुलिन कौन सिक्रिएट करता है, पेनक्रियाज निकालता है। ठीक है। और इंसुलिन के इंजेक्शंस कब लिए जाते हैं, जब इंसान को क्या होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हिच हार्मोन्स कंटेन्स द आयोडीन, दैट इज द थायरॉक्सिन हार्मोन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलिन 66 इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर, पॉलीएमाइड, कोपॉलीमर या होमोपॉलीमर। अब मैं अगर कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करूं तो कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जब आपके टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट के साथ आपका एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर या इन द फॉर्म ऑफ गैस, देन इट इज नॉन एज द कंडेंसेशन पॉलीमर। पॉलीएमाइड का मतलब क्या है, आप नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की क्या कर रहे हो, पॉलीमराइजेशन कर रहे हो। कोपॉलीमर का मतलब क्या है कि साथ में ही पॉलीमराइजेशन हो रही है। और होमोपॉलीमर का मतलब है कि सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स का यूज किया जा रहा है। तो अगर मैं नाइलिन 66 की बात करूं तो ये क्या है, एक होमोपॉलीमर बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एडिपिक एसिड यूज हो रहा है, फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट्स है, तो होमोपॉलीमर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि होमो का मतलब क्या है कि सेम टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। तो दैट इज वाई नाइलिन 66 इज नॉट अ होमोपॉलीमर, ये कंडेंसेशन पॉलीमर भी है। उसके बाद ये क्या था आपका, कंडेंसेशन भी है, पॉलीमाइड भी है और कोपॉलीमर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट ये जो है वो होमोपॉलीमर नहीं है। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके जो है टीजीटी नॉन मेडिकल में जो 2020 में एग्जाम हुआ था, वहां पे जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे और आपको चीजें जो है वो पता लग गई होंगी। तो ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।